गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था जो अपने पुस्तक है उसमें अपन दूसरे चैप्टर वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट वीडियो में हम सब ने वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो उनमें परिभाषा तो बैंकों की परिभाषा वही वाणिज्यिक बैंकों की परिभाषा हमने देखी। और दूसरा वाणिज्यिक बैंक में अनुसूचित और गैर अनुसूचित की श्रेणी में अपन इनको विभाजित किया था। अनुसूचित बैंकों में हम देखा था कि वह बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो द्वितीय अनुसूची में जिनका नाम दर्ज है उनकी भी कुछ शर्तें थी, उनके फायदे और नुकसान, कर्तव्य और लाभ दोनों थे। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी गई थी। आज के इस वीडियो में हम सब जो अनुसूचित व्यापारिक बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो सब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। उनके प्रकार जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनमें भी राष्ट्रीयकृत बैंक समूह, स्टेट बैंक समूह, अन्य बैंक शामिल है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब बैंक भारत में विद्यमान है। इन सभी बैंकों के अध्ययन विस्तार करने से पहले हम सबको यह भी समझना आवश्यक है कि बैंक शब्द की जो उत्पत्ति तो हमने देखी थी, उस बैंकों का भारत में उद्भव कब से हुआ, किस प्रकार से, इनकी क्या आज़ादी से पूर्व संरचना रही और आज़ादी के बाद में बैंकों का क्या ढांचा रहा, इनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। और फिर देखा जाए तो 1980 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद में तो 95% तक जो कैपिटल थी बैंकों में, लोन वगैरह थे, वो सब सरकार के अधीन आ गए थे। तो अब सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि आधुनिक बैंकिंग पद्धति है, इसका प्रारंभ विश्व में सबसे पहले 1157 ईस्वी में इटली के बैंक ऑफ वेनिस से इसका उद्भव माना जाता है। और हमने ये बैंक की जो शब्दावली में देखी थी कि बैंक शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो उसमें भी देखा था कि इटालियन शब्द से बैंकों की स्थापना, बैंक शब्द आया है। दूसरा जर्मन शब्द था, एक इटालियन शब्द था, जो बेंचों पर बैठ कर ये काम करते थे। इसी प्रकार से विश्व में तो इटली का बैंक ऑफ वेनिस से इसकी स्थापना मानी जाती है। और भारतवर्ष में भारतीय बैंक की आधुनिक प्रणाली के रूप में स्थापित बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान से तात्पर्य है जो आधुनिक बैंकिंग पद्धति है जिसमें ऋण जमाओं के लिए दोनों काम किए जाते हैं। केवल ऐसे नहीं कि ऋण ही दिए जाते हैं या जमाई ली जाती है, दोनों काम होते थे। अकाउंट खोले जाते थे बाकायदा, उनको पासबुक वगैरह दी जाती थी और जो रजिस्टर्ड होते थे। तो ये 1770 ईस्वी में बना साहब। और इसको बनाने वाला कौन था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वही इसकी स्थापना करी। अब इसकी स्थापना के कारण भी यही रहे थे, क्योंकि 1600 ईस्वी में जब के बाद से जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो गया था, तो इन सब ने इनका व्यापार फलीभूत होने लगा। ये लोग जब भारत आए तो इन्होंने ज़्यादातर ये जैसे बंदरगाह क्षेत्र है, चाहे वो बंगाल हो, बॉम्बे हो या फिर मद्रास हो, इन क्षेत्रों में इन्होंने धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू किया। सबसे पहले ये कलकत्ता में इन्होंने अपने कामकाज को फैलाया। फिर इन्होंने देखा भारत में तो बहुत ज़्यादा फूट है, तो इसके बाद में इन्होंने इन सब ने कलकत्ता में जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, इसके तहत प्रशासनिक अधिग्रहण भी भारत में प्रारंभ करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनकी रीति यही थी, फूट डालो राज करो, और वो फूट भारत में कूट कूट के भरी हुई थी। एक दूसरे की बुराई करना, चाहे किस प्रकार से भी हो।
तो इस प्रकार से इन्होंने व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र का भी अधिग्रहण भारत में कर लिया था। इसी के तहत जब इन सबको प्रशासनिक अधिग्रहण हुआ तो इनको व्यापार के में सहूलियत के लिए इन सबको लगा कि भारत में अपने को बैंकों की स्थापना भी करनी चाहिए। तो जो बैंकों की स्थापना के लिए इन्होंने अपने प्रेसिडेंसी 3 बैंक खोले। अब प्रेसिडेंसी बैंक इसलिए बोले गए इनको क्योंकि जो कलकत्ता है आज का, दूसरा बॉम्बे है, आज उसे मुंबई कहते हैं, तीसरा मद्रास जिसको आज चेन्नई कहते हैं। तो ये सब क्या थे, इन तीनों क्षेत्र को ये प्रेसिडेंशियल एरिया बोलते थे कि प्रेसिडेंसी क्षेत्र। तो प्रेसिडेंसी क्षेत्र को ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी इनकी स्थापना करी। तो बोले कौन सा बैंक, बोले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास भी कहा गया। तो इन तीनों की स्थापना इन्होंने करी। इसके साथ साथ इनकी स्थापना आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में की गई तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। जब इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को बना दिया तो भारत में लगभग इन्हीं के पास बैंकों का अधिकार, बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित हो गया। फिर अन्य ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्य कंपनियों को भी इजाज़त दी गई और भारत में धनादन बैंक खोलने स्टार्ट हुए। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था चमकती है भारत में तो फिर ये अन्य बैंक भी यहाँ पर आने प्रारंभ हुए। उनमें जैसे सबसे पहले स्थापना अपन देखें तो इलाहाबाद बैंक की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने क्या किया कि एजेंसिया के रूप में इनको स्थापित किया गया। फिर इनको लगा कि ये तो वो एजेंसी अगर सक्सेस नहीं हुई तो बोला आप जॉइंट वेंचर में भी, बोले एक व्यक्ति ने मिल करके, कई व्यक्ति मिल करके आपस में या कई फर्में संस्थाएं आपस में मिल करके बैंक खोल सकती है। क्योंकि अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है बैंक। ऐसे थोड़ी है ये कोई भी किराना की दुकान को लिए अकेले व्यक्ति ने लगा दिया पैसा, और सक्षम भी नहीं थे, सरकार उसमें पैसा लगा नहीं रही थी। अगर सरकार कोशिश करती तो बैंक इन्होंने अपने खोले ही, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो ये जब बैंक खुल गए तो फिर इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो कि भारतीय द्वारा स्वामित्व नहीं था लेकिन था भारत में खोला गया बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, यह भारतीयों के द्वारा संचालित बैंक था और इस प्रकार से भारत में बैंकों की स्थापना होने लगी। और 1906 से लेकर के 13-14 तक तो भारत में बैंकों की बाढ़ आ गई थी। ये जो आज अपन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, आंध्रा बैंक है, ये सभी बैंक उसी टाइम पर खोले गए और इन सब का व्यापार भी अच्छे से चल रहा था। तो फिर जब विश्व में अचानक से क्या हुआ, 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध होने पर स्वाभाविक भारत भी उसका भी उससे शामिल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटेन सरकार भी उस द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रही थी। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ तो फिर
बैंकों का पतन भी होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं थी। सब बैंक अपने मनमर्जी से खुल रहे थे। कई बैंकों को नोट छापने का भी अधिकार दे दिया था। तो फिर धीरे धीरे युद्ध हुआ तो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। आर्थिक स्थिति खराब हुई तो जमा तो बैंकों में कम होने लगी और आहरण उनमें ज़्यादा होने लगे। आहरण से तात्पर्य निकलवाने लगे लोग। जब कोई बैंक हो, अगर उसमें पूंजी जमा नहीं होगी और पैसा निकलवाया ज़्यादा जाएगा तो स्वाभाविक है वह बैंक फेल हो जाएगा। इस प्रकार से भारत में बैंक फेल होने लगे। तो फिर जब बैंक फेल होने लगे तो फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत में ये बैंक फेल क्यों हो रहे बार बार। तो उनको पता हुआ कि यहाँ पर कोई भी नियंत्रण करने वाली संस्था विद्यमान नहीं है जो कि इन पर अंकुश लगा सके। क्योंकि ये सब जमा तो रखते अपने पास, पूंजी तो रखते नहीं हैं, और वो सीधा सीधा क्या करते हैं, उनका सीधा सा ध्येय यही रहता है कि हम सब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दे और पैसा अधिक से अधिक कमाए। तो फिर इसके बाद में पहला तो ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध। फिर तीसरा की महान मंदी। तीसरा की महान मंदी कहाँ से शुरू हुई? यूएसए से, द ग्रेट डिप्रेशन। तो इस मंदी में सब कुछ धंधे चौपट हो गए थे पूरे विश्व के। तो मंदी हुई तो फिर भारतीय बैंक और ज़्यादा प्रभावित हुए। कुछ तो प्रथम विश्व युद्ध की मार झेली थी 1914 से 18 के बीच में, और फिर ये 10-12 साल बाद में ही तीसरा की महान मंदी आ गई। अब तो भारत बैंक वापस फेल होने लगे। तो फिर ये सोचा गया कि इन पर एक नियंत्रणकारी संस्था होनी चाहिए जो इनको रेगुलेट करे। तो फिर क्या हुआ, आप स्क्रीन में देख रहे हो, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके तहत बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिए आरबीआई का गठन हुआ। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो 1806, 40 और 43 में बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना हुई थी, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन तीनों प्रेसिडेंसी को 1921 में क्या किया गया? इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। क्योंकि 1914 से 18 के बीच में युद्ध हुआ तो इन बैंकों की भी स्थिति खराब हुई। स्थिति खराब हुई तो इनका एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इस बैंक को भारत में प्रभाव अधिक था तो नियंत्रण भी स्थापित हुआ। बाद में 1955 में यही बैंक इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका समूह के तहत इसको राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये बैंक प्रेसिडेंसी बैंक से एसबीआई बना। इसी प्रकार से अन्य बैंक जो थे वो कुछ तो बंद हो गए और जो चल रहे हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण, ये 2 चरण हुए थे। प्रथम चरण में 19 जुलाई 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद में अप्रैल 1980 में अन्य 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस प्रकार से ये बैंकों की हिस्ट्री। इन सब को रेगुलेट करने के लिए इनकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इस बैंक को नोट निर्गमन के साथ साथ क्या अधिकार दिया गया? इन संस्थाओं का साख नियंत्रण, कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे हो। क्योंकि आप क्रेडिट दिए जाओगे तो फिर जब आपसे जमा करता अगर पैसा लेने आ जाए और ज़्यादा मात्रा में लेने आ जाए तो आप मना नहीं करो उनको। आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप सक्षम हो
और जब चाहे वो पैसा यहाँ से जितनी मात्रा में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये सब प्रारंभ किए गए। तो इस प्रकार से इसमें RBI का भी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को सार्वजनिक स्वामित्व एवं हस्तांतरण अधिनियम 1948 के तहत किया गया। तो ये सब आप नोट डाउन कर लेना और मेरे ख्याल से आप समझ होंगे कि भारत में आधुनिक बैंकिंग पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ और इन बैंकों में किन किन बैंकों की स्थापना की गई और उनका क्या इतिहास रहा। ये कहानी के रूप में है। ये सब अपने को इसलिए बताया कि आपको कुछ समझ में आए। बाकी का तो अवध कमर्शियल बैंक कब बना, बैंक ऑफ बंगाल कब स्थापित हुआ, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सब रटने वो याद करने की चीज़ें हैं। इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा।